हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में यूनिट नंबर 2 खत्म कर दिया। यूनिट नंबर 2 में मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए, छोटे से लेकर बड़े तक, यानी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। छोटे से लेकर बड़ा तक एक ही नंबर की कौन दो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है एक दो नंबर का। वैसे कितने नंबर की हो? 4। अपन देखते हैं ना कि यूनिट नंबर 1, 2, 1 4 नंबर की है, दूसरी भी 4 नंबर की है, तीसरी भी 4 नंबर की और चौथी भी 4 नंबर की है। तो ये सभी का जो रेशो है ना वो 4 का रहेगा। अपन आज लेके चलेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 है ना, इसमें से भी कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन आएंगे। रेशो वही रहेगा 1 प्लस और एक आएगा 2 नंबर का। इस प्रकार कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की आती है। तो यहां से इसका नाम क्या है? यूनिट नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब है इसके अंदर x और y चलेगा। जैसे बहुपद में देखा अपन ने, बहुपद में x आ रहा था, लेकिन इसमें x और y चलेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर आएंगे? 2 आएंगे। 2 चर कौन से रहेंगे? x और y। रैखिक का मतलब है कि जिसकी घात है ना कितनी रहेगी? 1 रहेगी। समीकरण का मतलब होगा लास्ट में क्या आएगा? शून्य मिलेगा। शून्य का मतलब है 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब है कि एक समीकरण नहीं दिखेगी। कितनी समीकरण दिखेगी वहां पे? 2 समीकरण नहीं। जैसे अपन बात करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो पहले तो इसकी बात करेंगे, ये अपर जेंड में एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण का मतलब है कितने चर है? x और y 2 चर है। इसके बाद में रैखिक का मतलब है कि हाईएस्ट पावर कितनी है? x की भी 1 है तो y की भी कितनी है? 1 है। दोनों की घात 1 ही कहना। समीकरण का मतलब है लास्ट में क्या है? 0 है। और युग्म का मतलब है जोड़ा। एक समीकरण नहीं है, 2 समीकरण आएंगे। और जब 2 समीकरण लिखनी है ना अपन को, तो यहाँ पे नाम देंगे a1 b1 c1। तो इसको क्या देंगे दूसरे समीकरण को? a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार कितने समीकरण बनती है अपनी? 2 समीकरण बनती है। और ये अपनी यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में से अभी आज मैं छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन का मतलब है कि 1 प्लस 1 जो एक ही नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं ना, वो दोनों क्वेश्चन आज समझाऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन आते हैं। देखो पहले इसमें देखो, इसका मतलब समझो कि 2 चर का मतलब क्या होता है कि 2 चर आएंगे, x और y आएगा। रैखिक का मतलब है घात कितनी होगी उसकी? हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्योंकि रैखिक का मतलब है, जब अपन रैखिक बहुपद पढ़ा था ना, तो ax प्लस b पढ़ा था, जिसकी हाईएस्ट पावर बदली थी 1। तो यहाँ पे भी देखो कि x और y दोनों की घात 1 ही आएगी, 2 नहीं आ सकती। समीकरण का मतलब है लास्ट में दोनों में 0 आएगा। युग्म का मतलब एक समीकरण नहीं है, 2 समीकरण। जोड़ा का मतलब होता है कि जैसे स्लेबर 1 2 होती है ना, वैसे ही समीकरण कितनी आएगी? 2 समीकरण बनेगी, 1 और 1 2। इसके बाद में आगे देखो, तो ये ध्यान रहना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। तो अभी अपन ने देखा कि जो यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 3, उसका नाम है, उसके नाम के अकॉर्डिंग अभी 2 समीकरण समझे अपन ने। तो दिया है कि इसके अकॉर्डिंग 2 समीकरण चलती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण आती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर। देखो यहाँ पे क्या है कि x और y तो चर है। x और y क्या है? चर। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ कि ये चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। कई बार क्या है कि अपन कंफ्यूजन हो जाता है कि चर का मतलब क्या होता है और अचर का मतलब। चर का मतलब है जैसे x और y, ये तो आता है चर। ये क्या आता है? चर। और अचर में क्या आएंगे? अचर में a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी अचर होते हैं। क्या होते हैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2
ये सभी क्या आता है अचर, और अचर का मतलब क्या होती है, संख्या होती है। अचर का मतलब क्या होती है, संख्या। संख्या का मतलब है कि ऐसी समीकरण नहीं देगी अपन को, कैसी समीकरण देगी, जैसे 3x प्लस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, एक दूसरी पहली समीकरण बन गई। और दूसरी समीकरण क्या आएगी, जैसे अपन ने मान लिए 4x प्लस के 2y y प्लस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार की दो समीकरण दिखेगी अपन को, जिसमें x और y जैसा है वैसा दिखेगा, सेम डिट्टो दिखेगा, लेकिन a b c का मान क्या है कि यहाँ पे संख्या दिखेगी, ये नहीं कि a b c दिखेगा। उनकी जगह क्या दिखेगी, संख्या। जैसे 3 4 8, तो ये a1 ये a2 ये a1 ये b1 और ये c1 है। इसके बाद में ये a2 है ये b, जिसके आगे कोई संख्या नहीं है ना उसके आगे हमेशा कितना चलेगा, 1 चलेगा, ध्यान रख लेना। तो ये a1 ये a2 का मान, ये b2 का मान, और एक इसका मान है c2 का मान। इसके बाद में आगे देखो, तो ये ध्यान रहना चाहिए कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो क्या आएगी, संख्या आएगी। अब इसके अंदर 3 शर्त आती है, कितनी शर्त आएंगी, 3 शर्तें आएंगी। तो पहली शर्त देखो, और जो ये शर्त समझाएंगे वो शर्तों से क्यों आएंगे, ध्यान रख लेना, तरीके से समझ लेना। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त, सेकंड शर्त, और उसके बाद में नंबर 3 पे आएगी, और तीसरी शर्त देखो। पहली बोलते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, पहले सभी की शकल में एक जैसी लिख रहा हूं। a1 बटा a2 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पे देखा भाई, अभी प्रेजेंट में सेम शकल है तीनों की, देखो सेम शकल है, लेकिन यहाँ पे शकल चेंज करते जाएंगे और सभी के आंसर तो क्या है, जैसे मान लिखेंगे, मतलब इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो सबसे पहले इसको देखो कि a1 बटा a2, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल का मतलब है कि b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, और ना ही c1 बटा c2 के बराबर होता है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं दिखेगी तो उस कंडीशन का जो नाम होगा ना, उसका नाम होगा प्रतिच्छेदी। क्या नाम होगा इसका, प्रतिच्छेदी। और जो ग्राफ बनेगी ना, वो ग्राफ कैसे बनेगी, क्रॉस के रूप में बढ़ती है। किसके रूप में बढ़ती है, क्रॉस के रूप में। इस प्रकार इसकी ग्राफ बनेगी। कहने का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा को, एक रेखा का मतलब है पहली समीकरण से पहली रेखा और दूसरी समीकरण से दूसरी रेखा आपस में एक बिंदु पर टच करेगी। कितने बिंदु पर टच करेगी, ओनली एक बिंदु पर टच करती है। तो ये इसका नाम तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कितने बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर काटेगी। आपस में दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटेगी। ये नहीं कि वापस घूम के आ गई, कभी भी नहीं आई, क्योंकि ये कैसी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, सीधी सरल रेखा होती है, इसलिए एक बिंदु पर टच करती है, यानी एक बिंदु पर काटेगी। जब एक बिंदु पर काटेगी ना, तो इसके हल कितने होंगे, क्या इसके हल, तो इसके हल अपन बात कर सकते हैं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को सिर्फ एक बिंदु पर मिलती है, तो एक बिंदु पर मिलेगी तो आंसर भी एक ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कोई एक हल होगा। क्या होगा, कोई एक हल होगा। कोई एक हल होगा, ठीक है ना। इसके बाद में इसका देखो, तो ये अपन इसको मतलब इसका नाम होगा ग्राफ का, इसका नाम क्या होता है, ग्राफ का नाम है प्रतिच्छेदी। किसके रूप में बनेगी, क्रॉस के रूप में। इसकी आकृति कैसे बनेगी, क्रॉस के रूप में। इसके बाद में इसके हल की बात करेंगे, हल कितने हो जाएंगे, कोई एक हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काटती है। अब संगत है असंगत है बाद में देखेंगे, पहले आगे देखो। जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1 बटा c2, यानी एक मान तो बराबर है लेकिन दूसरा मान बराबर नहीं है। जब इस प्रकार की कोई शक्ल दिखेगी अपन को क्वेश्चन में या किताब के अंदर, तो उसका नाम क्या देंगे अपन, उसका नाम देंगे समांतर। क्या नाम होगा इसका, समांतर। तो इसका नाम तो समांतर होगा, लेकिन जो ग्राफ बनेगी ना, वो कैसे बनेगी, जैसे रेल की पटरी है, एक पटरी दूसरी पटरी को कभी टच करती है, नहीं करती। एक पटरी कभी दूसरी पटरी को टच नहीं करती। तो देखो यहाँ पे ये रेखा इस रेखा को कभी काटेगी नहीं,
ये रेखा इस रेखा को कभी भी काटेगी नहीं, और जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा को कभी काटेगी नहीं। कहने का मतलब है एक रेल की पटरी आपस में कभी नहीं मिलती, जैसे समांतर होती है ना वैसे दोनों समांतर है। इनके बीच में जो गैप होता है ना वो गैप समान रहता है, यानी ये रेखा इस रेखा को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कहीं भी नहीं काटेगी। और जब एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं काट ही नहीं रही है तो कोई कॉमन बिंदु नहीं है, और जब कॉमन बिंदु नहीं है तो अपन कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई कॉमन बिंदु है ही नहीं तो हल कहां से आ जाएगा, तो कोई हल नहीं। क्या आंसर आएगा इसमें, हल की बात करेंगे तब बोल देंगे कोई हल नहीं है इसका। इसके बाद तीसरी शर्त के बारे में बात करते हैं अपन। तीसरी शर्त में क्या है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2, यानी कि तीनों कंडीशन बराबर होती है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर ही होता है c1 बटा c2। तो अगर इस प्रकार की जो कंडीशन है, शर्त दिखेगी अपन को, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा संपाती। क्या नाम होगा इसका, संपाती। तो इस ग्राफ का तो नाम संपाती होगा, लेकिन ग्राफ कैसे बनेगी, ग्राफ बनेगी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इसी के ऊपर आए। कहने का मतलब है ये एक रेखा दूसरी रेखा के बहुत सारे बिंदु कॉमन होंगे। कॉमन क्यों होंगे, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रही है ना उसी रास्ते से दूसरी रेखा आ रही है, जिस रास्ते से पहली रेखा जा रही थी उसी रास्ते से दूसरी रेखा आ रही है। तो कहने का मतलब जब एक रास्ते से दूसरे रास्ते, मतलब एक रास्ते पर होकर जो रेखा गुजर रही है उसी रास्ते पर दूसरी रेखा गुजरेगी तो बहुत सारे कॉमन बिंदु होंगे, और जब बहुत सारे कॉमन बिंदु होंगे तो अपन कह सकते हैं इसके हल कितने होंगे, जब इसके बिंदु उसी के बिंदु, कहने मतलब इस रेखा के बिंदु इस रेखा के बिंदु क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब है समान है, तो समान है तो बहुत सारे बिंदु है, तो अपन कह सकते हैं इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे इसके, अनंत हल होंगे। अनंत का मतलब बहुत सारे आंसर आएंगे ऐसे ही। तो एक बार दोबारा समझ लो इसको, दोबारा देखो। पहली शर्त क्या है कि a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। कहने का मतलब है तीनों बराबर नहीं होते, और जब तीनों बराबर नहीं है तो उसका नाम होगा प्रतिच्छेदी। इसकी शकल कैसे दिखेगी, क्रॉस के रूप में। कहने का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर टच करती है। उसका हल कितने होंगे, कोई हल मतलब कोई एक हल होगा, क्योंकि जब एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काट रही है तो आंसर भी एक होगा कि दोनों का कॉमन बिंदु कितना है, एक है। सेकंड शर्त क्या बोल रहे, सेकंड शर्त बोल रही है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। कहने का मतलब है c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। पहला मान बराबर है लेकिन दूसरा मान बराबर नहीं है। तब इस प्रकार की जो शर्त दिखेगी उसका नाम क्या होगा, ग्राफ का समांतर होगा। कैसे बनेगी, उसकी शकल कैसे होगी, जैसे रेल की पटरी चलती है ना, एक पटरी दूसरी पटरी को कभी भी टच नहीं करती, इसी प्रकार ये रेखा इस रेखा को कभी भी नहीं काटेगी। जब ये रेखा इस रेखा को काटेगी नहीं तो कोई कॉमन बिंदु नहीं है, आपस में कोई कॉमन बिंदु नहीं है, तो अपन कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं है। इसके बाद में थर्ड है इसकी कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। कहने का मतलब है इस वाली कंडीशन में है ना कि तीनों बराबर होते हैं, और जब तीनों बराबर है तो अपन कह सकते हैं इसका नाम क्या होता है, संपाती। और संपाती का मतलब है जिस रास्ते से एक रेखा गुजर रही है उसी रास्ते से दूसरी रेखा गुजरेगी तो सारे कॉमन बिंदु होंगे। जो रेखा एक के कॉमन बिंदु है वही दूसरी रेखा के बिंदु होंगे, तो अपन कह सकते हैं इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। अभी अपन बात करते हैं कि ये संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत कैसे याद रखना है, देखो या तो सभी बराबर नहीं होने चाहिए, ये सभी बराबर होंगी तो ही संगत हो। संगत दो ही कंडीशन में होता है, या तो बराबर ही ना हो, या तो बराबर ही ना हो, या फिर क्या हो, सभी बराबर होने चाहिए, तो उसी कंडीशन में संगत होगा। और बीच वाली जो कंडीशन होती है ना उसमें क्या होगा, असंगत होगा, क्योंकि उसमें एक मान तो बराबर है लेकिन दूसरा मान बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, असंगत होता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं अपन दूसरे तरीके से कि या तो जो फैल होएगा ना उसी को बार बार पूछेंगे भैया क्या हुआ, फैल हो गया, या फिर जिसकी 90 प्लस बनती है उसी को पूछते हैं, बीच वाले को कोई नहीं पूछता। तो कहने का मतलब या तो फैल होगा उससे बार बार पूछेंगे कि भैया क्या हुआ, फैल हो गया, तो वो क्या उस शर्म आती है ना उसको बोलते, तो इसके कारण। या फिर जिसकी 90% बनती है उसी से पूछेंगे, बीच वाले से कोई नहीं पूछेगा, एक बार पूछ लिया जाता है कि पास हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि या तो सभी बराबर नहीं होनी चाहिए या फिर सभी बराबर होनी चाहिए, उसी कंडीशन में संगत होगा नहीं तो असंगत। इस प्रकार अपन ने देखा कि यूनिट नंबर 3 में जो 3 शर्त है ना, तीनों शर्तों के बारे में देखा, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे।
तो अपन यहाँ पे शर्तों के बारे में देगा। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो 2 क्वेश्चन बनते हैं ना एक एक नंबर की, वो सारे इन्हीं से आते हैं। किसी में प्रतिच्छेद मतलब किसी में पूछेगा कि ये ग्राफ कैसी है, ये फिर इसका पूछेगा इसके कितने हल होते हैं, ये फिर संगत है या असंगत है, जो आप अगली क्लास में लेके चलेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं।